ना हमने आउटसोर्सिंग देखा था। अ, देखा जाए तो बीपीओ आउटसोर्सिंग के अलग अलग प्रकार हैं। उसमें एक ऐसा बोल सकते हैं ना, स्पेसिफिकल जो प्रकार है उसको हम बीपीओ बोलेंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म इज, इसको हम बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस और आउटसोर्सिंग बोलेंगे। तो यदि हम अपना जो बिजनेस का काम है वो किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज को देते हैं, जो खुद अपनी जवाबदारी है लेकिन हम किसी और को देते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको बीपीओ बोलेंगे। देखा जाए तो आउटसोर्सिंग का एक सबसेट है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। और इन ऑर्डर टू सेव मनी, वाइल केपीओ बीपीओ का सबसेट है। केपीओ थोड़ी देर बाद देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। केपीओ नॉलेज बेस्ड है, स्पेशलाइज्ड है। पहले अभी हम बीपीओ की बात करते हैं। बीपीओ एक ऐसा बिजनेस प्रैक्टिस है, ठीक है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंपनी को हायर करती है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो वो खुद भी कर सकती है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना, टाइम सेव करने के लिए वो किसी और को काम दे देती है। तो इस कंसेप्ट को हम बीपीओ बोलते हैं। काफी एग्जांपल्स है। आई थिंक डब्ल्यूएनएस काफी बढ़िया ग्रुप है। सुना है डब्ल्यूएनएस का नाम? किसका सर? डब्ल्यूएनएस कंपनी का नाम सुना है? यस सर। तो देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटीईएस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस है, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग जो माना जाता है वो बीपीए माना जाता है। अराउंड मिड 90s में, 1995 में देखा जाए तो इसका शुरुआत हुआ इंडिया में। और वर्ल्ड का सबसे फेवर्ड मार्केट जो है वो बीपीओ इंडिया में ही है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिलीपींस, आयरलैंड काफी इसमें एक्टिव है। सब कॉम्पिटिटर्स है अपने। लेकिन जो बीपीओ बूम हुआ इंडिया में, उसका बेसिक लॉजिक इज, एक तो लेबर कॉस्ट चीप है, जो कंपेयर टू बाकी ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, आयरलैंड। चाइना में अभी लेबर महंगा हुआ है, पहले बहुत सस्ता था। लेकिन बीपीओ में एक तो क्या होता है, अपने पास स्किल्ड और इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स काफी है। और जो नेस्कॉम करके एक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज, उन्होंने कहा है कि बीपीओ कंपनीज में एक तो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक टैक्स स्ट्रक्चर अभी स्थिर है इंडिया का, ठीक है ना, क्लाइमेटिक न्यूट्रल जो है, इसकी वजह से बीपीओ को काफी जोरदार रिस्पांस मिल रहा है इंडिया में। करोड़ों अरबों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया कमाता है। सो बीपीओ क्या है? सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग है, ठीक है ना। बीपीओ बेसिकली is a subset of outsourcing that involves the contracting of the operation and responsibility of the specific process to a third party provider। तुम्हारा जो काम है उसका एक पार्ट तुम आ, क्या बोलते हैं, किसी और संस्था को देते हो, जिसकी वजह से आ, तुम्हारा लोड कम हो जाता है। अगेन उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। इंडिया में इफ यू वांट टू चेक आउट द एग्जांपल्स, डब्ल्यूएनएस ग्रुप काफी फेमस है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नाम सुना है तुमने? यस सर। फिर एम्फेसिस करके, एम
PHASS है, विप्रो स्पेक्ट्रामाइंड काफी फेमस है। ये 3-4 काफी, GTL लिमिटेड भी एक है, लेकिन सबसे फेमस इंडिया में जो और सबसे आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, दैट इज WNS ग्रुप। तुम देखोगे ना, नासिक में भी है, इंदिरा गांधी का जो नहीं, इंदिरा नगर में जो जॉगिंग ट्रैक है ना, वहां पे मिल जाएगा तुमको। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप तुमको समझ में आया। जो पेरिफेरल एक्टिविटीज है, जैसे ना एक पब्लिकेशन था, मुझे लगता है एक टेकमैक्स है, और एक और पब्लिकेशन था, टेकमैक्स करके एक पब्लिकेशन है। उसने क्या किया, दूसरा एक सक्सेस या शार्प कोई तो पब्लिकेशन था, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है। उस पब्लिकेशन ने ना टेकमैक्स को हायर किया कि तुम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिविटी करो। तो what happens in such a case कि टेकमैक्स will handle the marketing and the distribution part। ओरिजिनल जो कंपनी है वो सिर्फ बुक्स छापेगी, ठीक है, लेकिन टेकमैक्स विल हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट। तो ये एक BPO का एक्टिविटी हो, जो मेन कंपनी का काम था, बोलते हैं ना, डिलीवरी करना कस्टमर को। लेकिन अभी निराली पब्लिकेशन, सिंस मैंने उनके लिए बुक्स लिखे हुए हैं, तो इनको कम से कम 4-5 हजार बुक्स छापने पड़ते हैं। उसके बाद उनको गोडाउन में रखना पड़ता है, फिर डिलीवरी करना पड़ता है। काफी कठिन काम है वो। उनके 4-5 हजार बुक्स है, और बोलते हैं ना, छाप के वेयर हाउस में रखो, वहां से डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉस्ट रिकवर करो, फंड्स, थोड़ा हैवी है वो काम से। पब्लिशर जो था, मुझे जैसे नाम नहीं याद आ रहा है, सक्सेस शायद था, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन था वो। तो उसने क्या किया, वो पब्लिशर ने, उसने सिर्फ बुक्स छापने का काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसको दे दिया, टेकमैक्स को। फिर आज टेकमैक्स ने उस कंपनी को खरीद लिया, पब्लिशर को। अभी उसके सारे बुक्स मुझे लगता है टेकमैक्स नाम से ही आते हैं। टेकमैक्स के खुद के भी पब्लिकेशन थे। सो BPO में एक तो ऑफशोर है, BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री। जैसे कि तुम किसी को काम दे रहे हो, लेकिन वो इंडिया के बाहर है। ऑनशोर BPO जो भारत में ही है। नियर शोर जो नेबरिंग कंट्री है ना, यू कैन से बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब नियर शोर BPO है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए टर्म इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है। BPO refers to the outsourcing of peripheral activities। Peripheral मतलब छोटे मोटे एक्टिविटीज of the organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency। Now let us understand customer care centers for various banks, service providers। Now क्या होता है कि बहुत सारे तुमको जो कॉल्स आते हैं प्रोडक्ट के बारे में, लेट अस एज्यूम कि बजाज फाइनेंस ले लो या कोई बैंक्स ले लो। तुमको जो फोन आते हैं, तो ये बैंक्स के खुद के एम्प्लॉयज इतने बिजी रहते हैं, इनको फोन करने का टाइम नहीं रहता है। इस साल धंधा कम है, इसलिए कुछ बैंक्स के एम्प्लॉयज भी फोन कर रहे हैं। लेकिन जो कॉल सेंटर्स है बैंक्स के, ये ज्यादातर BPO है, मतलब खुद बैंक डील नहीं करता है। बैंक उनको बोलता है कि ये महीने का 50,000 लो, ये 10,000 कस्टमर्स का लिस्ट या लाख कस्टमर्स का लिस्ट, हर एक को फोन करो और पूछो डेबिट कार्ड का एक्सटेंशन चाहिए या क्रेडिट कार्ड का चाहिए या लोन चाहिए। तो वो कॉल सेंटर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक फोन करेगा तुमको। सो बैंक ने वो जो कॉल सेंटर को हायर किया है, तो कॉल सेंटर इज BPO, बिजनेस आउटसोर्स, BPO कंसेप्ट है। बैंक ने आउटसोर्स किया है काम। बहुत सारे तो बैंक्स के ATM खुद बैंक्स नहीं चलाता, वो तो आउटसोर्स किए हुए रहते हैं।
जो, क्योंकि एटीएम का मशीन खराब होते रहता है तो आउटसोर्सिंग करते हैं। अगेन चेक फ्रॉड्स ये सब चेक करने के लिए भी मेरा एक पहचान का है, उसका एक बिजनेस है, तो जो वो ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं ना उसका, तो ये सब काम भी देखा जाए तो आउटसोर्स होता है, खुद बैंक में नॉट बी दैट स्किल्ड। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ क्या है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तुम क्या कर सकते हो, जैसे कई बार हमको भी कुछ काम आउटसोर्स करना पड़ता है। पीपीटी नॉर्मली मेरे कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे प्रिंटिंग करना बुक्स का, ये सब आउटसोर्स, ये सब इन हाउस नहीं होता। ये सब बोलते हैं ना, जो मेन टीचिंग का काम और पीपीटीज का काम है ये हम लोग देखते हैं, बाकी सारे काम लगभग आउटसोर्स हो जाते हैं। सो एडवांटेज ये है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होता है, तुम लोग बोलते हैं ना एफिशिएंटली वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बाकी काम जो है अनइम्पोर्टेंट काम को छोड़ दो, और बीपीओ पे है, मतलब बोलते हैं ना मेन काम बैंक कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन लेंडिंग एंड बोरिंग, है ना, बाकी काम में बैंक को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दे कैन जस्ट sort of concentrate on the important work and leave the other to others, ठीक है ना। सो कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, बिलिंग परचेजिंग ये भी तुम आउटसोर्स कर सकते हो, मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये सब आउटसोर्स कर किया जा सकता है। अगेन तुमने जेनपैक्ट टीसीएस का नाम सुना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, बीपीओ सुना है? नहीं सुना है? इन्फोसिस भी नहीं सुना है? एक्सेंचर सुना है? एक्सेंचर, आवाज आ रहा हाँ है सर, मेरा? सुनना है, हाँ सर। एक्सेंचर सुना, ये देखा जाए तो इंडिया का टॉप का, इन्फोसिस नाम सुना है सर। हाँ एक्सेंचर ये सब टॉप 10 जो है ना, एक्सेंचर, आईबीएम, कॉग्निजेंट, विप्रो। एक्सेंचर काफी फेमस है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, कंसल्टिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशंस में ये लोग काफी एक्टिव है, ठीक है ना। तो ये लोग का बोलते हैं ना पगार, सैलरी पैकेज कम से कम साल का 12 लाख के आसपास रहता है। सो काफी फेमस है, बोल सकते हैं बीपीओ इंडिया में, क्योंकि बहुत सारा काम इंडिया खुद करते हैं ना, काफी उसमें बेनिफिट है इंडिया को, तो इंडिया काफी एक्टिव है इसमें, और उसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है। अच्छा, तुमने आउटसोर्स कर दिया एक काम, इसमें इन लोगों ने बोला नहीं कि 24/7 तुम कुछ जगह पे, जैसे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में 24/7 का बात कर सकते हो तुम, 24/7। नॉर्मली मैं देखता हूँ दिन भर ना फोन लगता नहीं है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड वालों को, रात को 10, 11, 12 बजे, सवेरे 4, 5 बजे करो आराम से कनेक्ट होता है। सो टेली मार्केटिंग सर्विसेज ले लो, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस ले लो। तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे वन प्लस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं इसमें इस लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो एचपी का टेक सपोर्ट को फोन किया तब जाकर वो सॉर्ट आउट हो गया। सो क्या होता है कि टेक सपोर्ट और आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, डेटा कन्वर्जन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, तुम्हारा फॉर्म का प्रोसेस करना, ऑनलाइन रिसर्च, ये सब आजकल तुम ऐसे सोचो ना, बीपीओ करता है। साल के एक समय ऐसा था कि 50% ग्रोथ रेट पे था, कम से कम 75,000 लोग को ये लोग जॉब देते हैं। और बोलते हैं ना बीपीओ का जो काम है, जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स है, 70%, डेटा एंट्री का 20% कमाते हैं। तुमको विश्वास नहीं होगा कि वर्ल्ड का 56% बीपीओ इंडिया संभालता है। मतलब तुम सोचो ना कि वर्ल्ड का इतना फेमस हो गया इंडिया फॉर बीपीओ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
सीधे हिसाब है। अभी तुमको कॉल सेंटर्स के लिए डेस्क कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, तुमने हायर कर दिया, वो लोग देखेंगे। जैसे अकाउंट्स के लिए हम लोग खुद नहीं करते, हमारे बोलते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही सब दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। मेन टीचिंग एंड बोलते हैं ना पीपीटीज भी हैंडल, बाकी सब आउटसोर्स्ड है। हम लोग कुछ भी फॉर्म्स वॉर्म्स कुछ नहीं देखते, एवरीथिंग दे डू। करेक्ट। तुमको ये भी बता दूं, मेरा जो इंस्टाग्राम का जो क्लास का ऐप है वो भी काफी हद तक वो आउटसोर्स है। ऑफ कोर्स मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन सब उसका हैंडलिंग उनके पास ही दिया हुआ था। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना। रिडक्शन इन कॉस्ट, बड़े कंपनीज के लिए कॉस्ट रिडक्शन होता है। जैसे कि अ, तुम्हारा जो एम्प्लॉई है उसका पगार 50,000 है, वो एटीएम में 2-3 घंटा देगा दिन का, तो 600-800 रुपये तो वैसे ही हो जाता है। सो तुम्हारे एम्प्लॉय को बोलते हैं ना, एटीएम संभालने के लिए अलग से एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं, तुम बीपीओ के थ्रू दे दो किसी को कॉन्ट्रैक्ट, और वो एम्प्लॉय का काम तुमको देने की जरूरत नहीं है। सो तुम्हारे पास जो पैसा लिमिटेड है, वो मेन काम में लगाओ ना, बैंक, कर्जा दो, डिपॉजिट लो, वो काम करो। बाकी एटीएम या कॉल सेंटर फोन करना है कस्टमर को, ये सब तो इसको दे दो, बीपीओ के तौर पर काम दे दो। सो तुम्हारा कॉस्ट रिडक्शन होता है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। मैंने तुमको ऑलरेडी बीएसएनएल का एग्जांपल ले लिया था। यदि तुम्हारा लैंडलाइन फोन डेड हो जाता है, तुम फोन करते हो, वो लोग वहां से चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। यदि उनके टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ वायर कट गया होगा। सो वो लोग, ये जो काम है तुम्हारे यहाँ पे आदमी भेजने का, पहले खुद बीएसएनएल का आदमी आता था, अभी बीएसएनएल का भी आदमी नहीं आता। अभी उन लोगों ने हायर किया है किसी बीपीओ को कैनेडा कॉर्नर में, वो आएगा तुम्हारे पास, सॉर्ट आउट करके जाएगा। बीएसएनएल उनको 250 रुपये दे देगा, खुद का आदमी जाएगा तो 500-1000 रुपये लगेगा, ठीक है ना। सो कॉस्ट रिडक्शन होता है, बीएसएनएल का भी कॉस्ट कम हो जाता है। जहाँ 500-1000 खुद के एम्प्लॉय को पगार दो, उधर बाहर 250 में। अच्छा, बाहर जो बीपीओ का काम देखता है, वो जो आदमी को भेजेगा, वो कम से कम 5-6 जगह जाएगा, ठीक है ना। उसको 15,000 भी पगार रहेगा, तो 5 जगह जाएगा, तो उस एजेंसी को 100-100 रुपए का खर्च आएगा, 100 × 5 500। तुम सोचो ना, प्लेसमेंट जो एजेंसी है उसको 250 मिल रहा है, वो एम्प्लॉय को 100 दे रहा है, उसकी जेब में 150, एम्प्लॉय को 100, बीएसएनएल को 500 लगना था, अभी 250 लगेगा। बीएसएनएल का सेविंग 250, तुम कस्टमर, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। सो सबके लिए विन विन है बीपीओ देखा जाए तो। इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स, जैसे क्या होता है, तुम स्किल्ड काम जो है, जैसे हम लोग पीपीटी टीचिंग, ये जो स्किल्ड काम है इसमें ध्यान देते हैं। बाकी नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑलवेज गोज आउटसाइड, मतलब स्पेसिफिक भरोसे वाले लोग को ही जाता है। बहुत सारा, यदि जीएसटी होगा या अकाउंट्स होगा या इनकम टैक्स रिटर्न होगा, ये सब वी डोंट हैंडल, ये सब बीपीओ के थ्रू, मतलब वी गिव द वर्क टू द सीए कि यू हैंडल एवरीथिंग, वी डोंट हैव द टाइम। सो तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव होता है, क्योंकि तुम उनको मेन काम दे रहे हो। जो छोटे मोटे काम है ना, वो बोलते हैं ना, वो आउटसोर्सिंग किसी और को दे दो, उधर पगार लिमिटेड रहेगा, तुम मेन काम करो ना। सो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है, कि तुम्हारा कोर तुम संभालो, मेन काम, बाकी छोटे मोटे जो काम है, कस्टमर कॉल सेंटर, टेक सपोर्ट, ठीक है ना, ये सब बेटर है कि तुम आउटसोर्स कर लो। ऑफ कोर्स कुछ कंप, अभी इसका ले लो, यशराज फिल्म्स ले लो, वो लोग खुद भी मूवी प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी प्रोडक्शन हाउसेस जो है, जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज है, या अक्षय कुमार का केप ऑफ गुड फिल्म्स है, या आमिर खान का एकेपी है, आमिर खान प्रोडक्शंस है, ये लोग सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब जो यशराज फिल्म्स है, इन लोग को अब तुम जगह देखोगे ना, अंधेरी साइड, वो इतना बड़ा जगह है, तब जाकर वो काम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बॉम्बे में शायद वही अकेला हाउस है जो प्रोड्यूस भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन लोड बहुत ट्रिमेंडस रहता है ऐसे काम में, बिकॉज तुम खुद देखते हो सब कुछ, तो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस आउटसोर्स कर देते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता है, ये लोग सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। आया समझ में। सो तुमको
मेन और स्किल्ड आदमी काम में आएगा, बाकी छोटे मोटे काम आउटसोर्स कर दो। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, टेक सपोर्ट, जैसे मैंने एचपी का बताया था, टेली मार्केटिंग सर्विस, तुमको कोई प्रमोशन करना है, हमको तो काफी फोन आते हैं, भले ही मेरा डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड है, फिर भी इलीगली लोग करते हैं। इंश्योरेंस की प्रोसेसिंग, इंडिया में काफी होता है इंश्योरेंस प्रोसेसिंग का, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, ई बुक्स, येलो पेजेस, वेबसाइट, बिजनेस कार्ड्स, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, रिसीट, बिल्स, कैटलॉग्स, सब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सब ये आउटसोर्स होने लगा है। फॉर्म प्रोसेसिंग, तुम्हारा पेरोल प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, ऑनलाइन रिसर्च, तुम देखो ना, आजकल तुमको जो चाहिए तुम आउटसोर्स कर सकते हो। पर उसके डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज जो, जैसे बैंक्स है, बैंक्स के जो फोन कॉल्स है जो जाते हैं, अक्सर जो बैंक कन्वे करना चाहता है कि डिस्काउंटेड या अभी होम लोन सस्ते में मिल रहा है, जो आदमी है आउटसोर्स का, जो तुमको फोन कर रहा है, सपोजिटली मैं तुमको फोन कर रहा हूँ कि होम लोन लो, मैं बोलूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, लेकिन मेरे को इतना नॉलेज नहीं रहेगा कि वो कब 7% है। तुम्हारे पेपर्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तुम्हारा सिबिल में रेटिंग 700 के ऊपर चाहिए। सो कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, मेरा अनुभव ऐसा रहा है, कई बार बीपीओ ही नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ, सपोजिटली मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना है, बराबर है, सीधा हिसाब है, मैं सवाल तो पूछूंगा ही उनको, और मैं कई बार नोट करता हूँ, मैं जब सवाल पूछता हूँ इनको तो ये लोग को ही पता नहीं रहता है, फिर ये लोग इधर उधर पूछते हैं, ठीक है ना। एक सादे कपड़ा भी ले लो, शर्ट का, मैं बोलूंगा कॉटन कितना है, पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स कितना है, प्योर कॉटन है, कौन सा टाइप का कॉटन है, वो ऐसे देखते रहता है। लॉजिक इज, इफ तुम 100% कॉटन पहनना पसंद करते हो, कई बार इसमें गड़बड़ी करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, और जब तुमने फोन किया अभी अमेजन या कोई भी, तुम सवाल पूछते हो, उसको खुद को ही नॉलेज नहीं रहता। सो मेरा एक इसमें अनुभव ऐसा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज इन लोग को ना, या तो ये लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है वेंडर कंपनीज, क्योंकि बैंक्स के लिए रोजी रोटी है, तो बैंक्स खुद कॉल करेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, फोन का इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा। आउटसोर्सिंग वालों को क्या पगार मिलता है, तुमने बोला ना इंटरेस्टेड नहीं, तुरंत रख देंगे। बैंक वाले यदि खुद फोन करेंगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके लिए स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है ना। एक दो फोन मुझे आए थे बैंक से, तो क्योंकि कोविड के बाद ना सब बैंक्स की हालत डाउन थी, तो कुछ बैंक्स पर्सनली फोन कर रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था, नंबर मेरे पास सेव नंबर था, तो बैंक ने बोला था आपके लिए खास स्कीम है, ऑफर है। तो ऐसे टाइप के फोन कॉल्स ना में इंटेंसिटी और क्लैरिटी ज्यादा रहता है। कॉल सेंटर्स जो है आउटसोर्स है ना, वो लोग को रटा हुआ डायलॉग है, वो लोग फोन करेंगे, आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, आपको नया क्रेडिट कार्ड, तुम नहीं बोलोगे ना वो तुरंत काट देंगे या छोड़ देंगे। लेकिन बैंक के लोग है ना, थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे। ऐसे कई बार होता है कि खुद बैंक के लोग फोन करें ना, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, जबकि आउटसोर्स का इफेक्ट इंटेंसिटी कम रहता है, उनका उनको इम्पोर्टेंस समझता नहीं है। दूसरा, डिफरेंट टाइम जोन्स, तुम बोलते ना, इफ तुम्हारा ये टाइप का है आउटसोर्सिंग ऑफशोर, अभी कितना बज रहा है, 7:59 या 8 हो रहा है ना, अमेरिका में रात के 8 बजे होंगे। तुम अभी बोलते ना, अमेरिका में किसी को फोन करोगे ना तो वो गुस्से हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो बोलते ना डिनर टाइम है, तो टाइम जोन्स का प्रॉब्लम आता है। इनफैक्ट अपने क्लास के सामने जो है, अ, कौन सा है वो, क्या नाम है उसका, अपने क्लास के सामने है ना वो सॉफ्टवेयर वाला, हाँ सर ठीक है। उन लोग का टाइमिंग तुमको बताता हूँ।
उनका सवेरे 5 बजे का जो शिफ्ट है वो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम, तुम देखो क्रिकेट मैच वहां पे सवेरे 5 बजे शुरू होता है, देख कभी नोट किया ऑस्ट्रेलिया का मैच? हाँ सर। क्योंकि वहां पे वो 9 बजा रहता है। सो ऑस्ट्रेलिया का शिफ्ट 5 o'clock है। यूरोप के लिए शिफ्ट है दोपहर का 1:30 बजे का। और अमेरिका का शिफ्ट रात को 7-8 बजे शुरू होता है। 7-8 बजे मतलब अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग 8-9। सो ऐसे उनको 3 टाइम जोन में काम करना होता है। तो वैसे उनके 3 शिफ्ट है। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो एम्प्लॉय है ना वो बेचारा पिस जाता है। कैसे पिस जाता है? ऐसी जगह पे पगार अच्छा है, नो डाउट पगार ये लोग अच्छा देते हैं, बट उसमें कैसा रहता है, 15 डेज तुम मॉर्निंग शिफ्ट में काम करोगे, नेक्स्ट 15 डेज तुम इवनिंग शिफ्ट में काम करोगे। अब इसमें क्या होता है, बॉडी का एक स्लीप साइकिल है। एक एक वर्ड इंग्लिश में पिकार्डियन करके, वो बॉडी का जो रिदम है ना, सोने का एक टाइम होता है और जागने का एक टाइम होता है। बॉडी अपने आप वो उसमें अडेप्ट कर लेता है हैबिट से। लेकिन इनका जो पिकार्डियन साइकिल है ना बॉडी का, नींद का जागने का पूरा खराब हो जाता है। तुम किसी से भी पूछो ना इन लोग से कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम आता है, सब एक ही हेल्थ प्रॉब्लम बताएंगे बेसिक लेवल पे, दैट इज एसिडिटी। क्योंकि इनका 15 दिन दिन सवेरे जल्दी उठो, 15 दिन बोलते ना सवेरे सो, क्योंकि लोग रात से सवेरे का शिफ्ट होता है। सो इन लोग का ये प्रॉब्लम काफी है इन लोग को, 15-15 डेज का। कुछ कुछ कंपनीज में तो वीकली शिफ्ट चेंज होता है, बहुत हैवी जाता है वो बॉडी के लिए। सो डिफरेंट टाइम जोन्स के प्रॉब्लम आते हैं। इंडिया वाले अडेप्ट कर लेते हैं, नाइट शिफ्ट भी रहता है। लेकिन जो मैं जानता हूँ नाइट शिफ्ट जो है यहाँ पे नासिक में काफ़ी जगह नाइट शिफ्ट होता है, रात को 10 से 4। लेकिन ऐसे टाइप के जो कॉल सेंटर्स है, बीपीओ नासिक में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स में जो है वो नाइट शिफ्ट में ही काम करता है। अमेरिका को रात को ही केटर करना पड़ता है, क्योंकि रात को यहाँ मतलब वहाँ का दिन सवेरे। तो जो यंगस्टर्स है, मेजोरिटी लोग यंगस्टर्स है, बूढ़े लोग तुमको कभी नहीं मिलेंगे। तुम सोचो ना, रात को 10 से सवेरे 4 उतना 60-65 का आदमी नहीं झेल सकता वो। सब यंगस्टर्स जिन उन लोग का बॉडी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ऐसे जगह पे ना फिर ये लोग जागने के लिए आ, काफी बार मैं सुनता हूँ कि यहाँ पे ये लोग चाय और सिगरेट काफी पीते हैं। उनको फिर मेजोरिटी लोग कॉल सेंटर वाले सिगरेट से अपने आप को बोलते ना एक्टिव रखते हैं, चाय ज्यादा हो जाता है। फिर यही कारण है कि ये लोग एसिडिटी काफी इन लोग को होता है, करेक्ट। फिर लॉस ऑफ कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल कैसे चला जाता है। मेरा एक मानना है कि जैसे एचडीएफसी बैंक या एसबीआई लोग जब भी कॉल सेंटर को तुम्हारा डिटेल्स देते हैं तो इनको कार्ड नंबर सब डिटेल देना पड़ता है। तो तुम्हारा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस रहता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब मिसयूज होने का चांस रहता है। तुमने कभी नोट किया, तुमको कहाँ से भी फोन आ रहे हैं, कोई भी जगह से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया तुमने? कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस किया है तुम लोगों ने? कॉल, तुमको मार्केटिंग के कॉल्स आते होंगे काफी, नहीं आते तुमको मार्केटिंग के कॉल्स? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे तक, लेकिन मैं सिर्फ बता दूं। सो कई बार ये मार्केटिंग कॉल्स में नंबर बेचे जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब तुम्हारे फोन नंबर्स बेचे जाते हैं, मिसयूज होने का चांस रहता है। ठीक है ना, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ।